A very good morning, dear children. Hi. Let's start with a very new lesson in science for standard A. That is lesson number 11, force and pressure. Let's learn regarding force. What exactly is the force? आप ऑलरेडी जानते हो, आप ये एक्शन करते हो, पर आपको इसके में रिलेटेड नेम नहीं पता. ये आपके डेली लेसन, आपकी डेली एक्टिविटी से रिलेटेड है. फोर्स हमको पता है, फोर्स से हमको ये करना, हम लोग लिटिल मीनिंग में रहता है. फोर्स यानी हम लोग जोर लगाते हैं. अपने हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं फोर्स लगाओ यानी जोर लगाओ. अब किस चीज के लिए? या तो हम लोग किसी चीज को धक्का लगाते हैं या किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं. ज्यादातर पुश एंड पुल किसके ऊपर लिखा होता है? कोई भी जगह हम लोग चाहते हैं, किसी भी जगह के ऊपर डोर के ऊपर लिखा होता है पुश या तो पुल. पुश यानी हमको पता है उस चीज को हमको हाथ से धक्का लगाना. पुल यानी अपनी तरफ लाना. फोर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. बस या तो अपनी तरफ खींचना है या अपने दूर से हटाना. एग्जाम्पल में दे, जैसे एक बैट्समैन होता है, वो बैट्समैन बॉल को हिट करता है, ठीक है, वो धक्का लगाता है, वो पुश करता है. दैट इज पुशिंग. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अगर मैं एग्जाम्पल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, जब हम लोग कुएं में से पानी निकालते हैं तो उसको अपनी तरफ हम लोग खींचते हैं, पुल करते हैं, तो दैट इज पुलिंग. लेकिन हम लोग ये चीज इन्फर कर सकते हैं कि एटलीस्ट वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले. दो चीज को इंटरैक्ट करना है. क्या कुएं में से पानी अपने आप निकल जाएगा? नहीं, हमारी जरूरत होती है. क्या बैट्समैन जो है, बैट्समैन जो बॉल को हिट करता है, वो बॉल आगे बढ़ेगा अगर वो बैट्समैन हिट नहीं करेगा? तो ये हम लोग इन्फर किया करते हैं कि टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट, के फोर्स को काम करने के लिए दो चीज को इंटरैक्ट करना बहुत ही जरूरी है. जैसे एक पर्सन, जैसे एक बैट था और एक बॉल था, कुआं था और हमारा फोर्स था. नाउ व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फोर्स से क्या क्या हो सकता है? अब पॉइंट नंबर 1, अ फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अभी इसका मतलब क्या होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, जो स्टेबल ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है. तो फोर्स से क्या होगा? वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, या तो मूव कर सकता है या तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप कर सकता है. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एग्जांपल में एक बॉल दे रही हूँ. अगर बॉल है, हम लोग उसको फेंकते हैं तो वो स्टेशनरी अपने हाथ में होता है, वो रुका हुआ होता है. दैट्स अ स्टेशनरी. देन वी आर थ्रोइंग इट, तो उसकी वजह से वो मूवमेंट होता है. लेकिन अगर कोई बॉल मूव और हमने कैच पकड़ लिया, वो सामने वाला थ्रो करता है, हमने उसको कैच पकड़ लिया, तो वो मूविंग बॉल था और हम लोगों ने उसको स्टेशनरी कर दिया यानी उसको स्टॉप कर दिया. सो वी कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव भी हम लोग कर सकते हैं. अभी सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड. अब क्या है, हम लोग स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. अगर वो बॉल धीरे धीरे हमारी तरफ आता है, जैसे एक फुटबॉल हम लोग ले लेते हैं, फुटबॉल आता है हमारे तरफ, एक सामने वाला प्लेयर उसको देता है, उसकी स्पीड कम है, फिर हम लोग जोर से उसको किक करते हैं, लात मारते हैं, तो एकदम फोर्स से सामने जाके गोल कर देता है. तो ये चीज है इसके अंदर कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. अब अगर बहुत स्पीड से आ रहा है और हम लोगों ने उसको थोड़ा सा रोका, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, तो उसका डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मूविंग ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी स्पीड ज्यादा या कम हो सकती है. अब हम तीसरे एग्जांपल पे, थर्ड एग्जांपल पे जाएंगे. फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अभी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. जैसे फुटबॉल का ही ले लो. अब फुटबॉल सामने से आ रहा है, वो ऐसे 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 आ रहा है, हमने उसको किक किया तो शायद ऐसे जाएगा, सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है, या वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है. सो हम लोग उसको डायरेक्शन फोर्स से हम लोग वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. सपोज स्ट्रेट रहेगा तो हम लोग उसको लेफ्ट में, राइट में, कोई भी डायरेक्शन में उसकी हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं. नाउ नंबर 4, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे हम लोग आटा गूंद रही है, मम्मी आटा बना रही है, गूंद रही है,
तो व्हीट फ्लावर है, गेहूं का आटा है, उसके अंदर पानी डालेंगे और मम्मी उसको बनाती है, बांधती है मम्मी उसको। तो जब वो करती है तो उसका शेप चेंज होता है। हाथ से अगर हम लोग ऐसे नीडिंग करते हैं उसको और ऐसे ऐसे करते हैं तो वो आटे का, वो डो का शेप चेंज कर सकते हैं। सो इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग ने बॉल ले लिया उसको या बलून ले लिया तो अगर हम लोग उसको प्रेस करेंगे तो उसका शेप भी चेंज होता है। फिफ्थ वन, ऑल ऑफ दीज और सम ऑफ दीज इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू फोर्स। ये सारे जो इफेक्ट्स है कैन बी ऑब्जर्व, ये फोर्स के वजह से होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दिस एक्शंस, अभी ये सारी एक्शंस मैंने जो अभी आपको बताई थी, कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। ये कोई भी चीज है, मैंने आपको बताया था, क्या वो फोर्स के बिना हो सकती है? नहीं। जैसे पानी कुएं में से निकालना, बॉल को हिट करना, अगर हम लोग को टेबल मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, कुछ भी काम हम लोग को करना है तो बिना फोर्स के वो पॉसिबल नहीं है। ये सारे इफेक्ट्स है बिना फोर्स के, दैट इज नॉट पॉसिबल। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट हिल नहीं सकता अपनी जगह से, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती, कैन नॉट चेंज द स्पीड, चेंज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन भी नहीं बदल सकती या शेप भी नहीं बदल सकती अपने आप से, बिना फोर्स के वो ये सारे इफेक्ट्स बिल्कुल पॉसिबल नहीं। Children, table 11.1 gives some examples of familiar situations involving motions of object. अभी अलग अलग मोशन के बारे में ये टेबल बता रही। यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशंस और रिप्लेस दीज गिवन हियर। ये दोस्त जो लिखे हुए हैं उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी एक्शंस है, नॉट नीडेड ओनली दीज एक्शंस शुड बी इंक्लूडेड। ट्राई टू आइडेंटिफाई एक्शन इन्वॉल्व इन ईच केस एज अ पुश और अ पुल। अभी हमको आइडेंटिफाई यानी हमको सिर्फ ये देखना है कि ये पुश है यानी धक्का लगाना है कि अपनी तरफ खींचना है, दैट इज पुल, दैट इज पुश और अ पुल। ये एक्शन को देख के हमको ये डिसाइड करना है कि हम लोग उसको धक्का लगा रहे हैं या उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, वन एग्जाम्पल हैज बिन गिवन टू हेल्प यू। ऑब्जर्वेशन यानी हम लोग जो देखते हैं उसके बारे में हमको बताना है। सो नंबर वन, दैट इज सीरियल, फर्स्ट विल डू द हेडिंग्स, दैट इज सीरियल नंबर, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन यानी वो सिचुएशन कौन सा है, एक्शन में कौन से है, पुशिंग है, पुलिंग है, पिकिंग है, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग। एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुश एंड पुल। तो ये थे हेडिंग्स। अब हम जाएंगे फर्स्ट वन के पास। फर्स्ट वन इज मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। सिंपल सी एक बुक पड़ी हुई है टेबल को, उसको हमको हटाना है। तो उसके लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन से एक्शंस हो सकती है? या तो हम लोग उसको धक्का लगा सकते हैं, पुशिंग भी हो सकता है, पुलिंग यानी लेना अपनी तरफ या अपने से दूर हटाना, तो दोनों पॉसिबल है। लिफ्टिंग यानी उठाना अपनी तरफ, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसके अंदर दोनों एक्टिविटी इन्वॉल्व है, यस, पुश भी है और पुल भी है। Now we go to second activity and that is opening or shutting a door. दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। तो उसमें भी पुलिंग है, पुशिंग है, लिफ्टिंग है, लोअरिंग है, all these actions are there. तो उसके अंदर पुश पुल है, yes, exactly, पुश भी है और पुल भी है। Now third one is drawing a bucket of water from a well. अब जब हम लोगों को पानी निकालना है कुएं में से तो कौन से सारे एक्शंस हैं जो यूज़ हो सकती है। जैसे बकेट में से अगर हम लोग पानी निकाल रहे हैं कुएं में से बकेट की मदद से, तो पुलिंग होता है यानी अपनी तरफ खींचना, लिफ्टिंग यानी उठाना, लोअरिंग यानी नीचे रखना, तो ये सारी एक्शंस होती है। अब इसके अंदर पुश है नहीं, पुलिंग, उसको खींचते अपनी तरफ, धक्का नहीं लगाते, अपनी तरफ खींचते। अभी फोर्थ वाली एक्टिविटी है अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। इसके अंदर क्या होता है, वो किकिंग कर रहा है, फ्लाइंग यानी बॉल उछलता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, पुश है, पुल में डैश है, पुल नहीं है।
अब बॉल को अपनी तरफ नहीं खींच रहे थे, बॉल को अपने से दूर कर रहे थे। अब क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। अभी क्रिकेट बॉल में भी सेम थिंग होगा जैसे फुटबॉल में है, हिटिंग है, इसमें तो हिट किया हुआ है, उसमें पैर से किक किया था, इसमें बैट से हिट किया था। बॉल फ्लाई होता है, इट्स फ्लाइंग, यस इट इज पुशिंग, यानी हमसे दूर ले जा रहा है। नाउ मूविंग अ लोडेड कार्ट। अभी लोडेड कार्ट का मतलब होता है जो बैलगाड़ी वगैरह सब कार्ट में होता है, उसमें पुलिंग है, वो पुल कर रहा है, वो कार्ट में हम लोग खींच के लेकर जा रहे हैं, या बैलगाड़ी है या नहीं है, सिंपल एक कार्ट है जिसके ऊपर सामान रख के हम लोग खींच रहे हैं। जैसे ये लारी वाले भी होते हैं, वो भी कार्ट सिस्टम ही है, वो खींच कर ले जा रहे हैं। अभी इसके अंदर पुल है, खींचना, दैट इज द पुलिंग फोर्स। ओपनिंग और ड्रॉअर में भी पुलिंग होता है, बोथ में सेम है। एक हम लोग ड्रॉअर ओपन कर रहे हैं तो भी वो पुलिंग है। नाउ डू यू नोटिस दैट each of the action can be grouped as a pull or a push or both, दोनों भी हो सकते हैं। कभी कभी खाली पुश यूज होता है, कभी कभी खाली पुल यूज होता है, कभी कभी दोनों यूज होता है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। अगर एक ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना है तो या तो हमको उसको पुश करना पड़ेगा या तो हमको उसको पुल करना पड़ेगा। In science, a push or pull of an object is called a force. I explained to you. Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of force. कोई भी मोशन था, हम लोगों ने फोर्स यूज किया, इसके लिए ये पॉसिबल था। When does the force come into play? Let us find out. अभी फोर्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ पे आई लर्न इन क्लास 6 पहली बोलती है दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट। इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल? हाँ, ऑफकोर्स अट्रैक्शन भी एक पुल है, वो मैग्नेटिक पुल है। व्हाट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स? जैसे नॉर्थ पोल हमने सीखा है, वो रिपल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। साउथ पोल रिपेल करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। और डिफरेंट पोल्स रहेगा, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अगर अलग अलग सेम पोल्स है, नॉर्थ पोल, तो वो ऐसे ऐसे रिपल्शन जाएगा। ठीक है, तो ये होने ही वाला है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स एक दूसरे के साथ में एक्शन करते हुए होता है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। अभी एक आदमी खड़ा हुआ है और वो गाड़ी रुकी हुई है, वो पीछे खड़ा हुआ है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? उसके रहने से क्या, पीछे खड़े रहने से गाड़ी अपने आप चलने लगेगी? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज ही अप्लाइज। अभी देखो नेक्स्ट डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे, नीचे वाला वो उसको धक्का लग रहा है। अभी ये है, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, वो सिर्फ खड़ा हुआ है तो गाड़ी मूव नहीं होगी। लेकिन ये सेकंड में देखो, अ कार इज बीइंग पुश्ड बाय द मैन। जब वो फोर्स लगाता है, जब वो धक्का लगाता है, तभी वो गाड़ी जो है मूव करना शुरू हो जाएगी। दैट इज, ये जो 11 पॉइंट में बी है, दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दूसरी जगह नहीं, लेकिन जैसे जहाँ धक्का लगा है उसी डायरेक्शन में मूव होगा। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अभी देखो, जब वो धक्का नहीं लगाता है तो कार मूव नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो फोर्स लगाते हैं वो मूव होना शुरू हो जाते हैं। अब नीचे जाएंगे 11.3 में। अब ये हु इज़ पुशिंग हु, कौन किसको धक्का लगा रहा है? ठीक है, अब दोनों ही एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, दे आर पुशिंग ईच अदर। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे अलग वाला, ये देखो ये दो लड़कियां हैं, जैसे हम लोग गोल गोल घूमते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग राउंड एंड राउंड होल्डिंग द हैंड्स। अब इसके अंदर जो होता है वो एक दूसरे को होल्ड करना है, एक दूसरे को वो लोग पुल कर रहे हैं। ये कौन किसको पुल कर रहा है? दोनों लड़कियां
एक दूसरे को पुल कर रही है, ठीक है, तो इसके अंदर बोथ ऑफ देम आर पुलिंग ईच अदर। अभी ये नीचे है, द काव एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर। अभी जो ये है वो उसको काव है, उसको जाना नहीं है, वो अपने हिसाब से पुल कर रही है अपने आप को, और ये जो पर्सन है मैन है वो भी उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर पुलिंग ईच अदर। तो दोनों चीज़ में हम लोगों ने देखा वो लड़की या तो पुश कर रही है या तो पुल कर रही है, दोनों में फोर्स है। और ये जो मैन भी है और वो काव के बीच का है वो भी इंटरेक्शन फोर्स ही है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, जैसे पहले में दो लड़कियां थी, सेकेंड एग्जाम्पल में भी दो लड़कियां थी, थर्ड एग्जाम्पल में जो था एक मैन और एक काउ था, वो दोनों के बीच में इंटरेक्शन था। दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी ये ज़रूरी है। चलिए तो हम और जानते हैं अभी फोर्स के बारे में। हम क्या जानेंगे फोर्स के बारे में? अब एक्टिविटी 11.2 है, जैसे चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। अभी एक बहुत ही वजनदार चीज़ लेनी है हम लोग को, या तो एक टेबल लेंगे या तो एक बॉक्स लेंगे, विच कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। जोर से हमको जोर लगाना पड़ेगा तभी वो चीज़ मूव हो सकती है। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। उसको अपने आप अकेले धक्का लगाने की कोशिश करो। कैन यू मूव इट? क्या तुम उसको मूव कर सकते हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो वी कैन मूव इट। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अब हम लोग ये पिक्चर देखेंगे। इट इज़ ईजियर टू मूव नाउ। अभी ये पहले में ये देखेंगे हम लोग, अकेले तो नहीं हुआ मगर दोस्त की मदद से उसको ईजिली हम लोग मूव कर सके। क्यों? एक्सप्लेन वाई। क्योंकि ये फोर्स कम पड़ रहा था, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ही हैवी था। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। डज द ऑब्जेक्ट मूव? If it does not the direction in which it moves, can you guess which one of you is applying a larger force? अब हम लोग साथ में एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इजीली वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, लेकिन सामने सामने दोनों जोर लगा रहे हैं तो ये नहीं मूव हो रहा है। इट्स टू डिफिकल्ट, ये मूव हो नहीं पा रहा है कि दोनों के फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है और दोनों का सामने सामने फोर्स कैंसिल हो रहा है। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर आपने देखा है? टग ऑफ वॉर यानी पे एक रोप होती है, एक रोप होती है और वो रोप को खींचने को दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में टीम होती है और उसको खींचने की कोशिश कर रहे थे। फिर जस्ट से द पिक्चर एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नोन एज टग ऑफ वॉर। सो व्हेन देयर इज अ टग ऑफ वॉर, अभी यहाँ पे भी रोप मूव नहीं हो रही है कि दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स आ रहा है। समटाइम्स इट डज नॉट मूव। अगर कोई ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सामने वाली टीम जीत भी सकती है। अगर सामने वाला जोर से फोर्स अप्लाई करेगा, जिसका फोर्स ज़्यादा रहेगा वो जीतेगा। What do this example suggest about the nature of force? Force applied on an object in the same direction add to one another. Recall that your friend helped you push the heavy box in the same direction. तो easily काम हो जाता है। अगर तुम लोग सेम डायरेक्शन में दो जन फोर्स अप्लाई करेंगे तो काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। If the two forces act in the opposite direction of an object, the net force, अभी जो एक ही डायरेक्शन में होगा अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा एक्टिंग ऑन इट, द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, उसको माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को, दोनों को। What did you observe in action 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? अभी बॉक्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों जन पुश कर रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। और फिर टग ऑफ वॉर में अगर हम लोग देखते हैं दोनों ही टीम इक्वली हार्ड पुश कर रही है तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं हो रही है। सो वी कैन लर्न दैट अ फोर्स कैन बी लार्ज और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर।
अभी दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, अगर दोनों इक्वल रहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। अगर एक पर्सन ज़्यादा जोर लगा सकता है तो वो पॉसिबल है मूवमेंट। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेंथ को? उसके मैग्नीट्यूड से, यानी कितना ज़्यादा जोर लगाया हुआ है। अभी we have also to specify the direction in which the force is acting also. Also, if the direction of the magnitude of the applied force is changes, it affects the change. अगर डायरेक्शन भी चेंज होगा तो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज होगा। Does it mean that the net force of an object is zero if the two forces are acting on each other? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो क्या वो ज़ीरो होगा? तो अगर हम लोग ये देखेंगे, इससे हम लोग इन्फर कर सकते हैं अगर सेम प्रेशर रहेगा तो ज़ीरो होगा, लेकिन सामने वाला अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो थोड़ा बहुत सामने वाले का होगा। वो डिफरेंस से हमको माइनस करके कैलकुलेट करना होगा। We start with one activity. Take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop or a concrete floor. और एक रबर बॉल लेना है, या तो उसको एक टेबल पे रखना है या तो एक कंक्रीट फ्लोर यानी नीचे जमीन जो हम लोग बोलते हैं ना, जमीन, उसके ऊपर। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अभी धीरे से हमको उसको पुश करना है, धक्का लगना है अभी कंक्रीट फ्लोर के लेवल पे। डज इट मूव? क्या ये मूव होगा? तो उसका जवाब ये रहेगा, when the ball is gently pressed, it starts moving. अभी धीरे से उसको पुश करेंगे तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमने एक रबर बॉल लिया, उसको या तो टेबल पे या तो नीचे कंक्रीट फ्लोर पे रखा हम लोगों ने, फिर उसको धीरे से पुश किया। पहले बॉल है वो मूव नहीं हो रहा था, हमने हाथ से उसको पुश करके मूव किया। सेकंड, नाउ थर्ड, पुश इट अगेन। अभी हमको वापस पुश करना है, ऑलरेडी हमने एक बार तो पुश किया था। डज द स्पीड चेंज? अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या स्पीड चेंज होगी, तो उसका जवाब है इफ द मूविंग बॉल इज पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, स्पीड इंक्रीजेस, राइज हो जाती है स्पीड। अगर ऑलरेडी वो मूव हो रहा है और हम लोग उसको धक्का मारेंगे तो ये बात एकदम ही फिक्स है, ऑब्वियस है कि वो ज्यादा और स्पीड में जाएगा बॉल अगर वो डायरेक्शन सेम है। प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। अब वो मूव हो रहा है बॉल, हम लोग सामने लाके उसको हाथ रख देंगे उधर। मूव हो रहा है बॉल तो क्या होगा, जब हम हाथ रखेंगे तब क्या होता है, रिमूव एज सून एज द बॉल टचेस इट। लेकिन जैसे बॉल टच होता है तुरंत हाथ उठा लो। इधर से बॉल आ रहा है, हमने धक्का मारा था, फिर हम लोग सामने चले, वो बॉल को रोक देते, ऐसे हाथ रख के फिर तुरंत हटा देते। फिर क्या होगा, the large force is exerted by the palm and speed decreases. अब हम लोग रोक रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। पहले हम लोगों ने धक्का मारा था तो चलने लगा था, दोबारा धक्का मारा तो स्पीड इंक्रीज हो गई, लेकिन सामने जाके हमने अपना हाथ रख के उठा लिया, तुरंत हाथ रख के उठा लिया तो क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो गई है। हमने रहने नहीं दिया हमारा हाथ तुरंत ही हमने ऐसे खाली बॉल को टच करके हटा दिया, तो जो स्पीड में वो भाग रहा था वो स्पीड कम हो गई। When ball is gently, अभी palm applies force and does speed increase or decrease? अभी हमको ये पूछा तो हमने ये बताया कि हाँ स्पीड डिक्रीज हो जाती है। अगर अब हम और करेंगे, when the palm is placed in front of the moving ball and hold it, अब हम लोग जहाँ हमने पहले किया था कि हमने पाम रख के हाथ उठा लिया, अब हाथ नहीं उठाना, हाथ उधर ही रहने देने वाला, होल्ड करना है हमको, बॉल को होल्ड करना है। तो क्या हो जाएगा, पाम exerts a large force on a ball, as a result it comes to rest। जब हमने हाथ से उसको रोक दिया है तो बॉल वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, बॉल आगे मूव नहीं करेगा। तो इसमें भी हमने जो फोर्स लगाया था उससे मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप होती है। पहले हमने धक्का मारा था तो क्या हुआ था, फोर्स से
जो रुकी हुई बॉडी थी वो मूव करने लग गई थी। फिर जो मूविंग बॉडी थी वो स्पीड में जाने लगी थी। फिर हम लोग ने उसे हाथ से थोड़ा टच करके हटा दिया तो स्पीड कम हो गई, और एकदम ही हाथ से रोक लिया तो वो स्टॉप हो गई। तो फोर्स से हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये चारों चीज ये एक्सपेरिमेंट में हमको दिखाई देता है। ये देखो, पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, हमने हाथ रखा तो धीरे 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 स्पीड डिक्रीज हो गई, ठीक है। और जब हम लोग उसको पकड़ लेंगे तो एकदम ही बंद हो जाए। Let's learn another activity and you can do it easily at home. Take a ball and place it on a level surface and push it gently. Figure A. Like पहले एक्टिविटी में हम लोगों ने जैसे किया था, एक लेवल सरफेस, ये हम लोग जमीन ले लेते हैं, कंक्रीट फ्लोर ले लेते हैं, उसमें हम लोग अगर ये ट्राई करते हैं, पहले हम लोग हल्की से बॉल को धक्का देंगे। Now place the ruler in its path. अभी ये रूलर जो है उसके रास्ते में रखना है। सपोज हमने बॉल ऐसे डाला, नीचे जमीन से ऐसे डाला, तो बीच में रास्ते में हमको किससे रोकना है? एक स्केल से। As shown in figure B. अब ये B फिगर पे आते हैं। ये पहले हम लोगों ने बॉल को धक्का मारा, ये धक्का मारने से क्या होगा? A ball set in motion by pushing it along a level surface. मैंने पहले भी एक्टिविटी में आपको बताया था, या तो टेबल ले लो, आप टेबल भी ले सकते हो, बड़ा सा कोई टेबल होगा वो भी चलेगा, या तो फिर अपना जमीन ले लो वो भी चलेगा। अब इसमें क्या करना है? सेकेंड फिगर बी में देखो, यहाँ से बॉल जा रहा है, हमने ऐसे डाला और वो स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ स्केल। Now place the ruler in its path as shown in figure B. In doing so, you will apply a force on the moving ball. अब ये मूव हो रहा है बॉल, यहाँ से जा रहा है, जैसे स्केल के साथ वो टच होगा, ठीक है, जैसे वो टकराएगा वैसे स्केल का फोर्स लगेगा उसके ऊपर। जब भी फोर्स अप्लाई होता है, टू थिंग्स इज नीडेड। जैसे फर्स्ट में हमने हाथ से बॉल को डाला तो हाथ और बॉल दो चीजें थी। सेकेंडली, बॉल ऑलरेडी मोशन में है, ऑलरेडी आगे जा रहा है, लेकिन हमने क्या रखा? अब उसके बीच में स्केल रखा। तो अभी सेकंड में आता है फोर्स कौन लगाएगा? अभी स्केल। In doing so, you will apply a force on the moving ball. ऐसे फोर्स आ गया मूविंग बॉल के ऊपर। Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? अभी रूलर है, अभी रूलर बीच में आ गया, ऐसे बॉल जा रहा है, तो क्या आगे सीधा ही बढ़ता जाएगा? नहीं, क्योंकि रूलर बीच में है, इसके लिए उसको टकरा के ऐसे जाएगा, ठीक है। Repeat or struck ball and make different angles. अभी इससे हम लोग क्या देखेंगे? अभी जब when the ruler is placed in the path of moving ball, it exerts a force on the ball. The ball changes direction. ये बॉल जो है वो डायरेक्शन बदल रही है after it strikes the ruler. When the ruler is placed at different angles, the direction of motion changes. अभी ये θ1 है, θ1 यानी यहाँ से हम लोग उसको बॉल को भेज रहे हैं, और ये रहा θ2, तो ये एंगल बनाएगा। As an angle θ1 changes, θ2 also changes. जैसे θ1 चेंज होगा, जैसे हम लोग अलग अलग एंगल में स्केल को रखेंगे, जैसे ये θ1 चेंज होगा, ऐसे जिस एंगल से बॉल टकरा के निकलेगा वो θ2 भी चेंज होगा। The direction of the motion of the ball after it strikes the ruler based in its path. ये B डायग्राम का, यानी ये चेंज होता है। Dear children, you might recall similar situations, for example, while taking a penalty kick in football. जब हम लोग पेनल्टी किक करते हैं फुटबॉल के अंदर, जब फुटबॉल खेलते हैं तो जो प्लेयर होते हैं अप्लाइज द फोर्स ऑन द बॉल, वो जो प्लेयर होगा वो बॉल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा बिफोर बीइंग हिट। अभी बॉल को वो पैरों से हिट करता है। द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड सो स्पीड वॉज 0। सबसे पहले बॉल क्या था? बॉल ऐसे ही था, वो पेनल्टी हिट था, बॉल अपने प्लेस पे था, हिल नहीं रहा था, वो स्टेशनरी था, वो रेस्ट पे था, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 0।
द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल। अब जब हिट करते हैं तो मेन एम क्या होता है कि गोल बनाना है, तो किसकी तरफ वो करेंगे इशारा? गोल की तरफ वो हिट करेगा बॉल को। सपोज द गोल कीपर डाइव्स टू और जंप्स टू सेव द गोल। अभी आपने देखा होगा एक झाली जैसा होता है, उसके पास एक गोल कीपर होता है, वो बॉल को वहाँ गोल तक पहुँचने से रोकते हैं। तो जैसे वो कूदता है, डाइव करता है बॉल को बचाने के लिए ताकि वो गोल की तरफ ना जाए। बाय हिज एक्शन, जब वो ऐसा करता है, जब ये एक्शन करता है, वो स्टॉप करने की कोशिश करता है बॉल को। द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। अभी ऐसे करने से क्या हो जाता है? बॉल के ऊपर फोर्स आता है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल फ्रॉम बीइंग स्कोर्ड। अभी वो इतना अलर्ट और इतना एक्टिव होता है कि वो गोल होने से रोकने के लिए उसकी तरफ कूदता है, और उसको कूदता है वो बॉल को या तो वो रोकने में सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, वो स्टॉप कर देता है, वरना वो बॉल डायरेक्शन चेंज कर देता है। इफ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0। धीरे धीरे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि वो हाथ में पकड़ लेगा तो वो बॉल मूव होना बंद हो जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। This observation suggests that a force applied on an object may change its speed, या तो उसकी स्पीड चेंज कर देगा। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases। अगर वो फुटबॉल को हिट किया और वापस दूसरा प्लेयर भी उस फुटबॉल को हिट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में किया गया, अगर सेम डायरेक्शन में हिट किया तो स्पीड बढ़ जाएगी 2 बार, और अगर एक बार हिट किया और ऑपोजिट डायरेक्शन से हिट किया तो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में रहेगा तो इंक्रीज, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो डिक्रीज हो जाएगी। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड बाय यू। आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन वंस मोर। जब ये बॉल होता है, पेनल्टी हिट होता है, जब वो किक करेगा, प्लेयर किक करता है और ये गोल रोकने की कोशिश करता है, तो जब वो गोल कीपर सक्सेसफुल हो जाता है, या तो बॉल को स्टॉप कर सकता है या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। और ऐसे इस दौरान या तो अगर जब वो पकड़ लेता है तो स्पीड 0 हो जाती है। और इससे ये हमको पता चलता है कि जो स्पीड है, अगर एक बार हिट किया, वापस हिट किया बॉल को, अगर डबल टाइम हिट किया तो बॉल स्पीड बढ़ जाएगी। अगर एक बार हिट करने के बाद सामने वाला ओपोनेंट है वो हिट करेगा तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्पीड थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब वो बॉल को हाथ से रोका जाता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 0। अब हम दूसरी बात करते हैं, और उस बात में हम लोग बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल का, और उसमें हम लोग बात करते हैं वॉलीबॉल का। अभी लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल्स इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। अभी जीतने के लिए क्या करेंगे? पुश किया जाता है बॉल को। Sometimes the ball is returned to other side of the court by pushing or smashing it। दूसरी तरफ कोर्ट की साइड के ले जाता है, या तो उसको धक्का मार के या उसको स्मैश करके। इन क्रिकेट, अभी क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट में भी एक एग्जाम्पल है, बैट्समैन प्लेज हीज और हर शॉट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। बैट से जोर से मारते हैं तो क्या होता है? बॉल दूर तक जाती है। Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and direction of the moving ball change due to the application of force. It depend करता है कौन से डायरेक्शन में जाता है। Can you give a four more examples? और भी बहुत सारे examples है इस टाइप के। A change in either the speed of an object or its direction of the motion or both is described as change in the state of motion। जब मोशन की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है तो उसको बोला जाता है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in the state of the motion of an object। इससे प्रूव हो जाता है कि उसके मोशन में यानी मूवमेंट में चेंजेस आता है। स्टेट ऑफ मोशन, when the state of motion of an object is described by its speed। अभी मोशन को कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे? स्पीड से रिलेटेड, स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, उसका डायरेक्शन कहाँ है मोशन का, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। यानी जब बॉल या कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है, सीधा रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उसको कौन सा माना जाएगा? स्पीड उसकी 0। ऑब्वियसली जब वो नहीं चल रहा है तो उसका स्पीड होगा 0।
एन ऑब्जेक्ट में बी रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट स्टेट्स ऑफ मोशन। अगर वो रेस्ट में भी है या रेस्ट के बाद मूव होने के बाद भी, दोनों को मोशन बोला जाएगा। Does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of the motion of the object? Let us find out. अभी हमको क्या जानना है कि अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मोशन चेंज, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है उस ऑब्जेक्ट का। एक एग्जाम्पल से हम फाइंड आउट करेंगे। It is a common experience that many a time application of force does not result in the change in the state of motion. बहुत बार ऐसा होता है, फोर्स लगाने से ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जगह से हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you get exert. अभी बहुत ही भारी सामान हो, हम कितना भी फोर्स लगाए वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। जैसे कोई माउंटेन है, हम हाथ धक्का मार के उसको हिलाने की कोशिश करेगा तो क्या माउंटेन अपने से हिलेगा? नहीं। तो ये ऐसा ही एक एग्जांपल है। बहुत बड़ा हैवी बॉक्स रहेगा, हैवी अलमीरा रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि हमारा फोर्स अप्लाई करने के बाद या तो पुश या तो पुल, हम फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मूव होगा ही होगा। और इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, अगेन नो इफेक्ट ऑन फोर्स। ट्राई टू पुश द वॉल, अगर तुमने दीवार को करने की कोशिश की तो क्या ये दीवार मूव होगी? नहीं, दीवार मूव नहीं होगी। अब हम टेबल 11.2 के तरफ आते हैं, स्टडीइंग द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब हमको ये देखना है कि फोर्स का क्या असर होता है। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या सिचुएशन में है, क्या कर रहे थे हम लोग। जैसे फर्स्ट वाला अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, यानी आटा मल रहे, वो फोटो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अभी हाउ टू अप्लाई फोर्स, अभी इसमें फोर्स कौन से डायरेक्शन में, हाथों से उसको रगड़ा जाता है। तो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, नो, इसमें मोशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? शेप में यस है। तो मोशन यानी आटा आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो चेंज हो रहा है। अभी नेक्स्ट है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल। अभी हम लोग जब बैठते हैं बाईसाइकिल पे तो उसकी सीट मूव नहीं हो जाती है बाय सिटिंग ऑन द, देखो हाउ टू अप्लाई फोर्स, कैसे फोर्स अप्लाई किया है, उसके ऊपर बैठना है, साइकिल के ऊपर। और ये डायग्राम में दिखाया गया है कि वो जो भी है पर्सन वो बाईसाइकिल पे बैठा है। तो क्या मोशन में चेंज आया? नहीं, बाईसाइकिल चल नहीं रही है, सिर्फ बैठा हुआ है, तो मोशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सीट पर बैठने से सीट का शेप चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट अ रबर बैंड, अभी रबर बैंड के बारे में बात करता है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक, अभी ऊपर आपको हुक दिखाई देगा, हुक पे से एक पतला सा रबर बैंड लटकाया हुआ है, नेल या तो खिल्ली लगाई हुई है दीवार के ऊपर, वो फिक्स्ड है। अभी बाय हैंगिंग अ वेट बाय पुलिंग इट्स फ्री हैंड, या तो हम लोग उसके ऊपर कुछ वजन लटका देंगे या तो हमारे हाथों से उसको खींचेंगे, नीचे वाले जो नेल के ऊपर लगी हुई नहीं है उससे दूसरी एंड की तरफ हम लोग खींचेंगे। तो इसमें कुछ मोशन में चेंज हुआ, क्या मोशन चेंज होता है? नहीं, इसका शेप चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? इसका शेप चेंज हो रहा है। अब हम लोग लास्ट में जाएंगे। अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स, अभी मेटल की स्केल रखी हुई है, दो ईंट रखी है दो बाजू, और उसके बीच में वजन रखा हुआ है। बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल, के बीचों बीच रखा हुआ है, दो बुक के बीच में स्केल रखी है, ब्रिक लो या बुक ले लो, उसके ऊपर स्केल रख दो और उसके बीच में एक वजन रख दो। तो इसमें क्या होगा? मोशन नहीं होगा, मगर क्या होगा? शेप चेंज हो रहा है। यू कैन सी द चेंज इन द शेप। नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2? अभी 11.2 हम लोगों ने टेबल किया था, उससे हम लोगों को क्या पता चला? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? एक फुगा हुआ बलून है, उसको जब हम अपने पाम्स के बीच में प्रेस करते हैं तो क्या होता है? उसका शेप चेंज होता है। What happens to the shape of the ball of dough? यानी जब आटा हम लोग गूंदते हैं या तो उसको जब हम लोग चपाती में रोल करते हैं
क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। What happens when you press a rubber ball? एक रबर बॉल को हम लोग प्रेस करते हैं जब वो एक टेबल के ऊपर रखा हुआ। In all these examples, you saw that the application of force on an object may change its shape. यानी क्या चेंज हुआ इसमें, शेप चेंज हुआ। Having performed all the above activities, you would have realized that a force. अभी ये सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने अब तक की, उससे हमको क्या रियलाइज होता है कि फोर्स से क्या होता है, may make an object move from rest। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में ही समझाया था, फर्स्ट वाले स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही समझाया था कि अगर कोई रेस्ट में है, जैसे हम लोगों ने फुटबॉल की पेनल्टी किक बोली थी, तो पहले रेस्ट पे होता है बॉल, बाद में इसको जब हिट किया जाता है तो रेस्ट किया हुआ बॉल मूव होना शुरू कर जाता है। सेकेंड पॉइंट, में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अब ऑलरेडी मूव हो रहा है तो सेकेंड टाइम जब हम लोग हिट करते हैं तो उसकी स्पीड होगी वो फास्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे स्केल वाले में कहा किया था हम लोगों ने, स्केल में क्या किया था, हम लोगों ने जो डायरेक्शन में बॉल को डाला था बीच में स्केल से रोक दिया गया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। may bring about in change in the shape of an object। चेंज कैसा हुआ शेप, जैसे हम लोग आटा गूंद रहे थे या बॉल को हमने प्रेस किया या बलून को प्रेस किया तो शेप चेंज हो गया। may cause सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, ये सारी इफेक्ट्स जो ऊपर हम लोगों ने डिस्क्राइब की उसमें से कुछ एक साथ में हो सकती है, थोड़ी या तो सारी एक साथ में भी फोर्स के वजह से हो सकती है इफेक्ट। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force। अगर हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या कोई भी ये इफेक्ट हो सकती है। Does an object cannot move by itself। अभी ऐसे ही बॉल पड़ा हुआ क्या अपने आप हिलने लगेगा, नहीं, उसको किसी ना किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। अभी हम लोगों ने बुक्स टेबल पे रखी हुई है, अगर हम लोग उसको उठा के रखेंगे नहीं तो क्या अपने आप मूव कर पाएगी विदाउट फोर्स, नो। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, ना वो मूव कर पाएगी ना किसी चीज़ की स्पीड चेंज हो जाएगी। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, अपना डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता है। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। ये सारी चीज़ों में क्या ज़रूरी है, एक्शन ऑफ फोर्स। अब बात करेंगे कांटेक्ट फोर्स यानी टच करने वाला फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी सबसे पहले वाला फोर्स आएगा वो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या हम लोग बिना छुए किसी बुक को या तो धक्का लगा सकते हैं या उठा सकते हैं, नो। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या हम लोग उठाते हैं, एक बाल्टी भर के पानी उठा सकते हैं हाथ लगाए बिना, हमको तो कोई जादू नहीं आता, नो। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अभी हमारी बॉडी को उस चीज़ के साथ में कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, फोर्स लगाना पड़ता है हमको। जब हम टच करेंगे तभी फोर्स लगता है। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, मस्कुलर फोर्स की। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विथ हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। किसी स्टिक के वजह से भी हम कर सकते हैं या किसी रोप, एक टुकड़ा रोप का, उससे भी कर सकते हैं। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। ये सारी चीज़ें, कुएं में से पानी निकालना, स्कूल बैग उठाना, ये सारी चीज़ें किसके से होती है, अपने बॉडी के मसल्स से। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जो भी हम काम करते हैं मसल्स के यूज से उसको बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। इट इज अ muscular force that enables us to perform all activities involving movement और bending of our body। जैसे हम लोग बेंड करते हैं अपनी बॉडी। इन क्लास 7 you have learned that in process of digestion the food gets pushed through the alimentary canal। अभी ये मसल फोर्स से होता है, खाना होता है धीरे धीरे alimentary canal में अंदर पुश होता है। Could it be the muscular force that is doing? Yes, you also know that lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing। के वक्त क्या होता है,
हमारे लंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं जब हम एयर अंदर लेते हैं, और जब हम एयर बाहर निकालते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वेयर आर दिस मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? ये लंग्स होते कहाँ हैं? लंग्स में। कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स इन अवर बॉडी? दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप गैदर कर सकते हो। जैसे अपना हार्ट भी है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर भी है, दूसरे सारे आप भी ढूंढ सकते हो। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। अभी एनिमल्स से भी मस्कुलर फोर्स यूज होता है। एनिमल के जैसे बुलक है, हॉर्स है, डोंकी है, कैमल है, वो सारे लोड उठाने वाले एनिमल्स होते हैं। एलिफेंट्स भी है, वो फॉरेस्ट में लोड्स उठाने के लिए काम आते हैं। यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। ये वाले फिगर में 11.9 में मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल इज यूज टू कैरी आउट मेनी डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारे वजन उठाते हैं ये लोग, डिफिकल्ट टास्क भी ये लोग परफॉर्म करते हैं। पर एक बात हमको याद रखनी है, मस्कुलर फोर्स हम लोग कैसे एक्सर्ट कर सकते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग टच करते हैं या कांटेक्ट में रहते हैं। तो सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट यानी उसके साथ में टच करना पड़ता है। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस? लेट अस फाइंड आउट। अभी दूसरे कौन से कांटेक्ट फोर्सेस है, चलो हम लोग जानते हैं। अब बात करेंगे फ्रिक्शन की। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, यानी थोड़े थोड़े याद करने की कोशिश करो। अ बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। अभी हम लोगों ने बॉल फेंका ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाने के बाद धीरे धीरे थोड़े समय के बाद वो बॉल स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाएगा, बंद हो जाएगा, अगर उसको वापस हम लोगों ने किक नहीं किया या थ्रो नहीं किया तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। When we stop pedaling a bicycle, अब बाईसाइकिल हम लोग ऐसे पैर से पेडल मारते मारते आगे बढ़ते हैं, फिर वो पेडलिंग हम लोग स्टॉप कर देते हैं। जब पेडलिंग स्टॉप करती है तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी साइकिल और एकदम ही बंद हो जाएगी। A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. इंजन बंद करने के बाद कार और स्कूटर भी बंद हो जाते हैं। Similarly, boat comes to rest if we start rowing it. अभी हम लोग स्टॉप कर देंगे उसको, ऐसे ऐसे बोट को हम लोग रो करेंगे और उसको बाद में रोइंग करना बंद कर देंगे तो बोट भी रुक जाएगी। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? और भी एक्सपीरियंसेस है। इन ऑल दिस सिचुएशन no force appears to be acting on objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाया गया, फिर भी धीरे धीरे उनकी स्पीड बंद, हमने ना हाथ से रोका है ना किसी चीज़ के रोका है, तो भी थोड़ा समय के बाद अपने आप रेस्ट में आ जाती है, वो चीज़ मूव होना बंद हो जाती है। What causes a change in their state of motion? किसकी वजह से ये चेंज ऑफ मोशन होता है? Could some force be acting on them? कौन सा फोर्स उन पे एक्ट कर रहा है ऐसे? कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? कौन से डायरेक्शन से होता है ये फोर्स? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की। इट इज force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. अभी ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन वाला है, जो बॉल और ग्राउंड को बीच में एक्ट करता है और उसको रोक देता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। फ्रिक्शन के वजह से ही बोट और पानी के बीच का जो चीज़ है, वो मूवमेंट है, वो स्टॉप हो जाती है। द मोमेंट यू स्टॉप रोइंग इट, the force of friction always acts on all the moving objects in it and its direction is always opposite to the direction of motion. Opposite रहेगा, उसका मतलब क्या है? जो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट में अगर कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली वो या तो स्टॉप हो जाएगी या तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of a contact force. अभी ये भी
सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है इसकी वजह से होता है, इसके लिए इसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 12। यू मे बी वंडरिंग whether it is essential for agent applying a force or an object to be always in contact with it. Let us find out. अभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कांटेक्ट से ही सब कुछ होता है। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ का जहाँ पे हमको छूना नहीं है, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसको टच किए बिना ये फोर्स काम करती है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल रहेगा मैग्नेटिक फोर्स का। ये फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? मैग्नेट एक्सर्ट करेगा। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन मैग्नेट over 3 round shaped pencil wooden rollers as shown in figure 11.10। अभी बार मैग्नेट लेना है, जोड़ी लेनी है, बार मैग्नेट की जोड़ी लेनी है, 2 मैग्नेट लेने हैं बार मैग्नेट, और उनकी लंबी वाली जो साइड होती है वहाँ पे 3 राउंड पेंसिल हम लोगों को लगा देनी है। अब क्या करना है? नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। अभी हम लोग देखेंगे इस डायग्राम में, जैसे आपको ये नज़र आएगा, ये देखो ये पेंसिल लगाई हुई है और इसके अंदर पोल्स देखो, एक में रेड वाला है, एक में ब्लू वाला। इससे आपको पता चलेगा ऑपोजिट पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसके लिए दोनों जो रोलर पेंसिल है, एक में रेड साइड आगे किया हुआ और एक में ब्लू कलर की साइड आगे की हुई है, जबकि हाथ में पकड़े हुए दोनों मैग्नेट है वो सेम पोल्स है। ठीक है, तो एक्शन ऑफ ऑपोजिट पोल्स एंड सेम पोल्स का हम लोग देखेंगे। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। अभी दूसरे वाला जो है मैग्नेट, उसको हम लोग पहले वाले जो पेंसिल पे लगाया उसके पास ले जाएंगे। ठीक है, अब वो दोनों में ऐसे किया गया है। मेक श्योर दैट 2 मैग्नेट्स डू नॉट टच इट, लेकिन दूर से करना है, मैग्नेट एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए बिल्कुल। Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the roller. Figure 11.10. इसके अंदर note what happens to the magnet placed on the roller every time another magnet is brought near it. अभी इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? अगर सेम कलर वाला है यानी सेम पोल्स है, अगर सेम पोल्स रहेगा तो वो जो है रिपल होगा, वो दूर जाएगा। अभी नीचे रोलर्स रखे हुए हैं ताकि वो मैग्नेट मूव हो सके, वो मैग्नेट मूव होगा और वो रोलर्स की वजह से पीछे हट जाएगा। अगर ऑपोजिट पोल्स रहा, एक ब्लू कलर है एक रेड कलर है, दोनों ऑपोजिट पोल्स रहे तो क्या होगा? जैसे ऑपोजिट पोल्स क्या होता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर 2 नॉर्थ पोल एक साथ में आएंगे तो रिपल्शन होगा, वो दूर चला जाएगा। और अगर आप ये डायग्राम में नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो कि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ा दूर चला गया। और ऊपर वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो एक ब्लू कलर है एक रेड कलर है, यानी ऑपोजिट पोल्स है। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होंगे और वो जो है उसके पास में, देखो काफ़ी पास में, लेकिन हमको उसको टच नहीं करना है। अब हम देखेंगे, does the magnet on the roller begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do the observations suggest? Does it mean that same forces must be acting between the 2 magnets? You have learned in class 6 like poles of 2 magnets रिपल ईच अदर। मैंने समझाया सेम पोल रहेगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अनलाइक पोल है वो पास में आएंगे। अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, लेकिन ये कॉन्टैक्ट से नहीं होता, ये नॉन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट नहीं किया, इसमें टच नहीं किया। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स? हमने क्या टच किया था मैग्नेट? नो। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, बिना कॉन्टैक्ट के होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कौन सा फोर्स हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम लोग मैग्नेट और आयरन लेंगे ना, अभी हम दो मैग्नेट नहीं लेंगे, एक मैग्नेट लेंगे एक आयरन लेंगे ना, तो भी क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अभी आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जब ठंडी के मौसम में हम लोग कोम से हेयर ऐसे ऐसे बनाते हैं तो हमको एक करंट जैसा लगता है,
वो उस तरीके से प्लास्टिक के कोम से जब वो दो ऑब्जेक्ट्स यानी कोम और अपने हेयर के बीच में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। जैसे हम स्वेटर निकाल रहे हैं, कोई सिंथेटिक कपड़ा निकाल रहे हैं, वैसे ही टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, भी हमको क्या लेना है, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेनी है, एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। एक स्ट्रॉ लेनी है, उसको 2 इक्वल पीसेस में कट करना है। सस्पेंड वन एंड ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, जैसे ऐसे एक टेबल में से उसको हैंग करना है, सस्पेंड करना है यानी लटकाना है, ठीक है, इस तरीके से हैंग करना है। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ द स्ट्रॉ इन द हैंड एंड रब इट फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। अब ये जो खुला हुआ साइड है, ये जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है स्ट्रॉ, उसको हम लोग एक पेपर से घिसेंगे, खूब घिसेंगे। एक अपना नॉर्मल पेपर होता है, उससे हम लोग घिसेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रिंग द रब एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब हम लोग उसके पास में लेकर जाएंगे, जिसको हमने अच्छे से घिसा है, उसको जो सस्पेंड किया गया स्ट्रॉ यानी जो लटकाया गया स्ट्रॉ है, उसके पास लाएंगे। लेकिन ये देखना है कि वो एक दूसरे को टच ना करे। मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डू नॉट टच ईच अदर, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द, क्या ऑब्जर्व करिए, फिर नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with the paper near the free end of the suspended straw. क्या होगा, अब दोनों को हम लोग को रब करना है। पहले हमने एक को रब किया था, हाथ में था, उसको पेपर से रब किया। अब हमने किसको रब किया, जो लटकाई हुई स्ट्रॉ थी उसको हम लोगों ने रब किया। A straw is said to have acquired इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। अभी उसके अंदर क्या आ गया था, स्ट्रॉ में जो हाथ में पकड़ी हुई थी उसको घिसने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया था। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज बॉडी, यानी उसके अंदर चार्जिंग हो गई है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्स्ट में क्या था, जो स्ट्रॉ हमने लटकाई हुई थी उसको चार्जिंग हम लोगों ने नहीं किया था, उसको हमने चार्जिंग नहीं किया था, वो अनचार्ज था, हम लोग उसको पास में लेकर गए। फिर चार्जिंग हमने किसको किया था, जो हाथ में पकड़ा था उसको। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। This electrostatic force, therefore, is another example of non-contact force. We will learn more of the electric charges in chapter 15. अब क्या होगा, सबसे पहले जब हमने वो स्ट्रॉ को चार्ज करके लटकाई हुई स्ट्रॉ के पास लेकर जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। एक अनचार्ज था, एक चार्ज था, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब दोनों ही चार्जिंग दोनों में रब किया जाएगा तो क्या होगा, दोनों दूर जाएंगे, एक दूसरे से रिपल्शन होगा। Now we will be talking about gravitational force. ये भी फोर्स ऐसा है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये टच होने से नहीं होता। अभी ये ग्रेविटेशनल पुल के बारे में तो हमको पता है कि ये अर्थ हम पे एक्सर्ट करता है। यू नो दैट अ कॉइन और पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ अवर हैंड। अभी कोई भी चीज़ अपने हाथ से गिर जाती है तो सीधी ज़मीन की तरफ जाती है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। लीव्स है, फ्रूट्स है, जो जब वो लोग डिटैच हो जाते हैं प्लांट में से, जब वो राइप होके नीचे गिरते हैं, क्यों नीचे गिरते हैं, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड एट रेस्ट एज सून एज इट इज रिलीज, जैसे अपने हाथ में है, मूव नहीं हो रहा है, हाथ से छटक जाता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट नीचे की तरफ जाने लग जाता है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन, अभी ये क्यों मोशन हुआ नीचे की तरफ, वो चेंज हो रहा है डायरेक्शन। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन विच, ये कौन सा फोर्स है, लेट अस नो। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब पुल करेगा तो ग्रेविटी होगा और जस्ट ग्रेविटी, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, सारी ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करती है। The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of, हमको पता भी नहीं होता है, पूरे टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap, जैसे हम लोग पानी का नल खोलते हैं तो तुरंत ही पानी नीचे की तरफ आती है। रिवर का पानी भी होता है, वो भी नीचे की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. ये फोर्स कौन सा है,
छोटा बड़ा ये जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। अब यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग winds ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे रूफ्स। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है स्टॉर्म और साइक्लोन, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अपने छपरे भी उड़ जाते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट winds एंड साइक्लोन आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर में भी जब डिफरेंस होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ऊपर ठंडी हवा होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तब साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स आने लग जाते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? अभी प्रेशर और फोर्स के बाद में क्या रिलेशन है? ट्राई टू पुश अ नेल इन अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। अभी हम लोग एक खिल्ली लेंगे, खिल्ली को उल्टा करके हम लोग उसको डालने की कोशिश करते हैं, क्या अंदर लकड़े में घुसेगा? नो। अब उसके पॉइंटेड एंड को, धार वाली एंड को हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये फोटो में हम लोग देखेंगे, और उसको हैमर से करने की कोशिश करो। क्या आप इस समय सक्सेसफुल हुए? हाँ ज़रूर। जब हम लोग सब्जियां काटते हैं तो क्या ब्लंट नाइफ यानी बिल्कुल उसमें धारी नहीं है, उल्टे साइड से अगर हम लोग वेजिटेबल को कट करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं, हमको किससे कट करना पड़ेगा? एक धार वाली शार्प नाइफ से, उससे काम इजी हो जाएगा। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर? हाँ ज़रूर, पॉइंटेड चीज़ें काम आसान कर देती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जिस एरिया पे फोर्स लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू 4 एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर, हम लोग बोलते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। I now understand, पहेली बोलती है, why potters place a round piece of cloth on their head when they have to carry heavy loads। अभी कूली होते हैं वो सर पे कपड़ा क्यों रखते हैं? By doing this they increase the area of the contact। अभी इतने एरिया के बदले अब पूरे एरिया में, इतने से एरिया में उनका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे वो लोग कपड़ा रख देते हैं, इतने एरिया में हो उससे अच्छा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो रिड्यूस हो जाता है, वो जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है उनके सर के ऊपर। ये आप देख सकते हो कि जो पॉटर है वो कैसे। अब हम बात करेंगे द एरिया इज द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, सो स्मॉलर द एरिया द राइजर। छोटे एरिया रहेगा तो ज़्यादा फोर्स और प्रेशर लगेगा on the pressure on the surface for the same force. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head। यानी जो खिल्ली का सर होता है वो एरिया बड़ा होता है और जहाँ पे एकदम पॉइंटेड होता है वो ज़्यादा प्रेशर लगाती है। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। कैन यू एक्सप्लेन वाई शोल्डर? अभी हमारे पास जो शोल्डर बैग्स होती है उनके पट्टे मोटे मोटे क्यों होते हैं, स्ट्रैप्स क्यों बड़े बड़े होते हैं? ताकि वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो, वो बड़ा एरिया रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा हमको नहीं लगेगा। ब्रॉड स्ट्रैप होता है, क्यों पतले स्ट्रैप्स नहीं होते? एंड वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग और पियर्सिंग, घुसने के लिए होता है। जो टूल्स होते हैं उसकी एरिया छोटी होती है, कटिंग एजेस होते हैं या चाकू होते हैं या नेल होते हैं, वो क्यों ऐसे होते? क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है कि नहीं है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। Dear children, now let's start with another activity. We are ready to move to another activity. And what is the aim of the activity? हमको प्रूव क्या करना है? प्रेशर एक्सर्टेड। प्रेशर के बारे में हमने बात किया था, जो प्रेशर पानी डालता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी जो भी बर्तन है, जो भी कंटेनर है उसके नीचे की तरफ बॉटम में प्रेशर होता है। डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम, कितना प्रेशर होगा नीचे वो किस पे डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर, कंटेनर की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वाटर नीचे तक प्रेशर डालता है। जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो हमको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन से मटेरियल हम लोग को चाहिए? टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब। अभी हमको लेना क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब लेनी है। द लेंथ शुड बी 25 सेंटीमीटर, कम से कम उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और उसका जो डायामीटर है वो 5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यानी उसकी जो लेंथ है ग्लास ट्यूब की 25 सेंटीमीटर और उसका जो डायामीटर होगा या तो 5 से 7.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा मटेरियल क्या रखेगा? स्ट्रेच अ पीस ऑफ गुड क्वालिटी रबर शीट। अभी हमको क्या लेना है? एक अच्छी क्वालिटी की रबर शीट। रबर शीट अच्छी क्यों? क्योंकि हमको उसको खींच के लगाना है। अगर हम लोग उसको खींच के लगा रहे हैं, अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? फट जाएगा रबर। इसके लिए अच्छी क्वालिटी की रबर शीट हमको लेनी है, उसको खींचना है, ऐसे स्ट्रेच करना है एंड टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। उसको यहाँ पे एक एंड पाइप का उधर हम लोग को अटैच करना है। होल्ड द पाइप एंड कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन। अभी हमको पकड़ के रखना है बीच में से, सेंटर में से, मिडिल से हम लोग को पाइप पकड़ के रखनी है और वो भी बिल्कुल हमको सीधी रखनी है। अब नंबर 3 पे हम क्या करेंगे? अब हम प्रोसीजर करेंगे। अब हम क्या करने वाले? ये तो मटेरियल्स था, अब हम लोग प्रोसीजर क्या करेंगे? पोर वाटर इन द पाइप, यानी पाइप के अंदर हमको धीरे धीरे पानी डालना है। डज द रबर शीट बल्ज आउट? क्या ये रबर शीट जो पहले फ्लैट थी वो क्या ऐसे नीचे बड़ी हो रही है? नोट द हाइट ऑफ द वाटर इन द पाइप। हम लोग को हाइट भी देखनी है, ये हाइट भी देखनी है और ये बल्ज भी हमको देखना है। अब द रबर शीट बल्जेस आउट। क्या हुआ? अभी पानी डाला तो ये रबर शीट जो पहले फ्लैट था वो बल्ज आउट होता है। हाइट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस इन द कॉलम। हाइट भी, ये पानी भी बढ़ता है। अब हम नंबर 4 पे आएंगे। पोर सम मोर वाटर। अब और पानी डालेंगे हम लोग। ऑब्जर्व द बल्ज इन द रबर शीट। अब पानी डालने के बाद और पानी, यहाँ हम लोग और पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा पानी है। और पानी डालने के बाद हमको ये देखना है क्या वो बल्ज भी बड़ा, ये बल्ज जो है वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, हाइट भी देखनी है और बल्ज भी देखना है। इन द रबर शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। रिपीट द प्रोसेस फ्यू टाइम्स। अभी एक बार नहीं, इसको हमको बार बार करना है। तो अभी 4th में क्या होता है? द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एंड द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इंक्रीजेस। अब क्या होगा? हाइट भी बढ़ गई और ये बल्ज भी बढ़ गया। कैन यू सी द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट एट बल्ज इन द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? अभी हमको रिलेशन देखना है, ये बल्ज के बीच में और ये हाइट के बीच में, ये दो चीज के बीच का हमको रिलेशन देखना है। तो इसके बाद में हम लोग क्या कंक्लूजन पे आता है? प्रेशर, जो प्रेशर दे रहा है पानी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी प्रेशर जो नीचे की तरफ आ रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम। किससे प्रोपोर्शनेट है? डिपेंड करता है हाइट ऑफ द कॉलम पे और ये प्रोपोर्शनेट है, ये दोनों प्रोपोर्शन में हो रहे हैं, एक तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एंड द बल्ज। सो बाय डूइंग दिस एक्टिविटी द मेन एम इज satisfied. Children, now let's do another activity and that is this one. The aim of the activity is the liquid exerts pressure on the walls of the container. ये walls है container का। पहले वाला जो एक्टिविटी किया था it was related to the bottom की liquid bottom में कैसे प्रेशर डालती है। अब सबसे पहले स्टेप कौन सा है? Take a plastic bottle. Materials required. You are supposed to take a plastic bottle. Another material required is a glass tube. But what we are supposed to do? By slightly heating one end of the glass tube. यानी ये glass tube को थोड़ा सा गर्म करने के बाद and quickly inserting the tube near the bottom. और क्या करना है? यहाँ पे quickly तुरंत ही गर्म करके इसके अंदर insert करना है ताकि इसके heat से इधर होल हो जाए और ये इसमें fix हो जाए. Near the bottom of the bottle, see the leakage with molten wax. अगर यहाँ से थोड़ा बहुत leakage हो रहा है तो इधर हमको मोल्डन वैक्स से उसको सील कर देना है। अब आगे क्या करना है? दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक रबर शीट है। जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने रबर शीट लगाया था वैसे इधर भी हमको रबर शीट लगाना है। पुट अ रबर शीट एट द माउथ ऑफ द ट्यूब।
अभी ये ट्यूब का जो माउथ है वहाँ पे हम लोग रबर शीट लगाएंगे। अब क्या करना है, अब प्रोसीजर आएगा। ये सारे मटेरियल्स हमने कर दिया और वो रबर शीट भी लगा दी। अब फिल द बॉटल, अब हाफ विथ वाटर, हम लोगों ने हाफ से भी थोड़ा ज्यादा पानी भर दिया है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? अब धीरे धीरे पानी यहाँ आ रहा है, ये रबर शीट क्यों बल्ज हो रही है, ठीक है। थर्ड वाला, तो when some water is poured in the bottle, जब हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम लोग इस बॉटल में पानी डालते हैं द रबर शीट बल्जेस अप। लोग देखते हैं कि यहाँ पानी डालने के बाद ये बल्ज हो गया है। इससे हमको क्या पता चलता है, दिस शोज द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अभी लिक्विड है यहाँ पे वॉल में कंटेनर, तो प्रेशर डाला इसलिए पानी यहाँ चला गया और यहाँ पे बल्ज होने लग गया। अब हम आगे क्या करेंगे, pour some more water in the bottle, और पानी डालेंगे। पहले हम लोगों ने हाफ डाला था, ठीक है, हाफ या हाफ से थोड़ा ज्यादा, फिर हम लोग और पानी डालते रहते, इसमें और पानी डालेंगे। पहले आधा था, अब आधे से भी ज्यादा होगा। Is there any change in the bulge of the rubber sheet? क्या ये बल्ज इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? अब नंबर 4 में, on adding more water in the bottle, the bulging of the rubber sheet also increases. यानी जो बल्ज था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पानी बढ़ता जाएगा ऐसे वॉल्स में प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से इसके लिए होल यहाँ पे किया है, वॉल के पास होल किया है ताकि प्रेशर की आइडिया है। Bulging of the rubber sheet increases. This shows that the pressure exerted by the water on the wall is increasing. ये जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। Now what do we conclude from this? पूरा कंक्लूजन ये रहेगा, the liquid in the container exerts pressure on the walls of the container. अब ये जो लिक्विड है वो लिक्विड जो हमारे ये ग्लास बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में है, ये प्लास्टिक बॉटल में जो लिक्विड है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर किसके ऊपर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब क्या होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। जैसे हम लोग पानी इंक्रीज करते हैं, ये हाइट इंक्रीज हो रही है, पानी और बढ़ते जा रहा है, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम फ्रॉम द बॉटम इंक्रीजेस। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, नीचे भी इंक्रीज आपको दिखाई देगा। Let's do another activity now. And what is the aim of the activity? What are we supposed to prove? Liquid exerts equal pressure at same height. अभी ये आपको दिखाना है सेम हाइट होगी, ये जो सेम हाइट है, सेम हाइट में लिक्विड इक्वल ही प्रेशर एक्सर्ट करेगी सब बार। अब इसके लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन से मटेरियल चाहिए, टी एंड एंटी प्लास्टिक बॉटल। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल लेंगे। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। अब ये नीचे बॉटम ऑफ द बॉटल है, वहां पे हम लोग 4 होल्स करेंगे, 4 होल करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, मेन चीज ये रखनी है ध्यान, द होल्स हैव टू बी एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम। अभी बॉटम से लेके ये सारे 4 जो होल्स हम लोग बना रहे हैं उनकी हाइट एक ही होनी चाहिए, जरा भी डिफरेंस होना नहीं चाहिए। अगर डिफरेंस आएगा तो ये एम प्रूफ नहीं होगा हमारा। अभी ये तो मटेरियल्स था, अब फिल द बॉटल विथ वाटर। अब प्रोसीजर शुरू हो रहा है, क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम लोग पहले बॉटल को पानी से भर देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या नजर आएगा जैसे हम लोग पानी डालने लगेंगे, डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। अभी ये क्या निकल रहा है, पानी की स्ट्रीम्स निकलना शुरू हो रही है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे पानी डाला है और ये पानी की स्ट्रीम्स निकल रही है, कमिंग आउट ऑफ द होल फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम। अभी ये डिस्टेंस देखना है हम लोगों को कि वो जो उसकी ये स्ट्रीम निकल रही है। जब हम लोग पिचकारी भी मारते हैं तो स्ट्रीम ऑफ वाटर निकलती है, वैसे ये होल में से भी निकलेगी। तो क्या वो सेम डिस्टेंस पे गिर रही है, क्या चारों होल का डिफरेंस अलग है, वो पानी की जो स्ट्रीम निकल रही है उसकी जो डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे ही गिरेगा, वो हमको ध्यान रखना है। सो फिल द बॉटल विथ
different streams of water coming out of the hole fall at the same distance from the bottle. क्या होता है कि नहीं, इनको देखना है. What does this indicate? अभी इससे हमको क्या पता चल जाता है? तो उसका आंसर है yes. Water coming out from all the holes, यानी ये जो सारे होल में से जो पानी निकल रहा है, fall at the same distance from the base of the bottle. ये बेस ऑफ द बॉटल में सेम डिस्टेंस में सारा पानी गिर रहा है. अब हम लोग इससे क्या कंक्लूड करेंगे, क्या नतीजे पे हम लोग आते हैं? दिस इंडिकेट दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली एट द सेम डेप्थ फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड. ये ओपन सरफेस है, इसमें ओपन सरफेस यानी ये होल है, इसमें से लिक्विड, तो ये जो वाटर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये जो लिक्विड एक्सर्ट कर रही है इक्वल होता है अगर डेप्थ से, अगर इनकी गहराई डेप्थ सेम होता है तो सेम प्रेशर ये करेगी, क्रिएट करेगी. What is atmospheric pressure? Now we already know the envelope of air around us is atmosphere. हमारे आसपास में जो भी हवा है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. It extends up to many kilometers above the surface of the earth. अभी surface of the earth है, उससे कहीं ऊपर किलोमीटर तक हमको एटमॉस्फेयर मिलता है. The pressure exerted by the air is known as atmospheric pressure. और ये जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसको ही हम पे प्रेशर डालती है, जो हम पे प्रेशर डालती है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, वो प्रेशर जो हवा इंसर्ट करती है इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी ये देखना, ये यूनिट एरिया, अगर हम लोग इसको यूनिट एरिया, अगर इसको एरिया गिनते हैं हम लोग जिसके ऊपर एयर का प्रेशर आता है, तो ये अगर कॉलम है, ठीक है, ये अपना कॉलम है, तो ये कॉलम के अंदर अगर एयर है और ये यूनिट एरिया है तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. द फोर्स ऑन ग्रेविटी ऑन द एयर इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी ये जो एटमॉस्फेयर का ये जो एयर दिखाया हुआ है वो प्रेशर डाल रहा है इस एरिया पे. ये अगर हम लोग समझते हैं ये एटमॉस्फेयर है और ये हमारी एरिया है, तो ये जो एटमॉस्फेयर की एयर है हम पे प्रेशर डाल रही है. Atmospheric pressure is the force of gravity on air in the column of the unit area. अब हम आते हैं एक रबर सकर की एक्टिविटी के ऊपर. A rubber sucker pressed on a surface. आपने बहुत बार देखा होगा कि जब मम्मी वहाँ पे किचन में सारा पानी सिंक में, वॉश बेसिन में इकट्ठा हो जाता है तो वो रबर सकर से प्रेस करके वो सारा वैक्यूम निकाल देते हैं. तो when rubber sucker is pressed hard on a smooth plane surface, it sticks to the surface. जब हम लोग रबर सरफेस दबाते हैं एक स्मूथ सरफेस पे तो वो एकदम ही चिपक जाता है उसके ऊपर. The rubber sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. अभी ये जो रबर सकर है, जब हम लोग इसके ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर रखते हैं, जब हम लोग उसको इस तरीके से रखते हैं तो उसको अंदर एकदम ही प्रेस किस चीज से होता है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो इसको स्टिक करने में हेल्प करता है. To pull the sucker off the surface, large applied force is needed. अभी इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा प्रेशर नहीं, बहुत सारे प्रेशर की जरूरत होती है, तभी ये रबर सकर हम लोग निकाल सकते हैं. लेकिन अगर if there is no air between the sucker and the surface, एक सरफेस के और सकर के बीच में बिल्कुल भी हवा नहीं, हम सारी हवा निकाल देंगे तो क्या होगा? If there is no air between the sucker and the surface, no human being can pull the sucker off. कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग कितना भी कोशिश करें, अगर बिल्कुल भी एयर नहीं रहेगी अंदर तो कोई भी उसको नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे असर कर रहा है. Now next is pressure of atmosphere on your head. अब हम बोलेंगे कि अगर हमारे सर पे इतना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमारा सर क्रश क्यों नहीं हो जाता? हवा के दबाव से वो हमारा हेड क्यों क्रश नहीं होता है? तो इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया. अभी ये कॉलम अगर हम लोग देखेंगे
ठीक है, तो द एटमॉस्फेयर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर यानी होता है टू इक्वल्स टू द टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg यानी 2250 न्यूटन्स. The reason we are not crushed under the force of gravity is the pressure inside our body. हमारे अंदर का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो इसमें यही दिखाना चाहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारा सर है, तो हमारा सर क्यों पूछा था, क्रश नहीं होता, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ही हमारे बॉडी का प्रेशर इक्वल होता है, इसके लिए दोनों सामने बैलेंस हो जाता है. I hope children you have understood this lesson very well. Meet you again very soon. Have a nice day.